बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का फ़िज़िक्स के बीबीए के बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बीबीए है, और पहले बल्कि कल जो है वो बायोलॉजी का बीबीए है। तो आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए थे बायो के बीबीए के लिए। तो एक तो बात ये क्लियर कर दूँ, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है प्राइमरी, तो इसलिए इसमें मैं कुछ उस तरह हेल्प नहीं कर सका जिस तरह मैंने फ़िज़िक्स में वीडियोज़ अपलोड की थी। वन शॉट मैंने रिक्वेस्ट की थी एक दो टीचर्स से और एक मेरे फ्रेंड है उनसे, तो उन्होंने कुछ हेल्पिंग मटीरियल मुझे भेजा है और वो मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले केमिस्ट्री के भी बार बार आप पूछ रहे हैं, तो केमिस्ट्री की वीडियो इंशाल्लाह उम्मीद है आज शाम तक ही आ जाएगी। देख लें, कुछ तैयारी मैं कर रहा हूँ केमिस्ट्री के बीबीए के लिए, तो इंशाल्लाह ये एक वीडियो आज शाम तक इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी, बाकी कल दो आ जाएंगी। तो बायो के लिए जो है ये कुछ मेरे पास हेल्पिंग मटीरियल है, ये भी बताता हूँ सारा क्या है। हाँ, उसके बाद मैंने ये मॉडल पेपर जो है और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है ये जब देखी, तो मॉडल पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, तो मैंने खुद कुछ करने की कोशिश की कुछ बायो के टीचर से। तो अभी इसमें सोल्यूशन साथ साथ मॉडल पेपर का भी देख लेंगे, हेल्पिंग मटीरियल भी देख लेंगे और पिछले साल का पेपर भी आपको दिखा दूंगा। तो इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपका इस वीडियो में भी हेल्प हो जाएगी। बाकी आप यूट्यूब पे बहुत से और चैनल्स भी मिल सकते हैं जो बहुत अच्छी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी के टीचर्स हैं, तो आप उनको ज़रूर फॉलो करें और ज़रूर उनकी वीडियो साथ साथ उनकी भी देखें। तो सबसे पहले जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, पिछली दफ़ा भी बताया था फिज़िक्स में भी, मॉडल पेपर में आपको याद होगा एक प्रैक्टिकल था इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। तो मैंने कहा था चूँकि ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में नहीं है, तो बेशक मॉडल पेपर में भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो नहीं आया था। EMF ऑफ द सेल वाला आया था। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपने जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है बायोलॉजी में भी वो ये वाली फॉलो करनी है जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे मौजूद है, और ये है वो जिसमें उसी तरह सेक्शन ए है। सेक्शन ए में ये प्रैक्टिकल्स हैं और फिर सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो माइनर में आएंगे उसी तरह जिस तरह फिज़िक्स में भी था। ठीक है, तो इस लिस्ट को आपने फॉलो करना है। ठीक हो गया। 8 जो है वो मेजर थे और उसके बाद 9 से ऑनवर्ड्स आई थिंक माइनर ज़्यादा हैं, अप टू 19 है, तो 10 जो है वो आपके माइनर है। उसके बाद ये नीचे एक मॉडल पेपर दिया है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो केमिस्ट्री से भी कुछ रिलेटेड थी और फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन वाला काम थी। तो मैंने मॉडल पेपर का सोल्यूशन जो है वो बहरहाल कर लिया है, वो भी आपको बताता हूँ। तो पहला एक्सपेरिमेंट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड व्हाट वुड बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस एक्टिविटी। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होता है जिसको हम खुद से चेंज कर सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर। हम खुद से जिसको चेंज कर लें वो इंडिपेंडेंट है, उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है दूसरे वेरिएबल पर वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, वो आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों लिख रहा हूँ। तो इंडिपेंडेंट में हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, पूरा नहीं लिख रहा, बस UNC लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये पूरा लिख दें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो भी ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, चूँकि ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है इस वजह से। और डिपेंडेंट जो वेरिएबल है इसकी वजह से इफेक्ट जिस पर होगा वो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। तो डिपेंडेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 2 नंबर है, सिर्फ ये 2 बातें लिखने के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लिखने के हैं। नेक्स्ट, इफ द कंडीशंस फॉर द अबव एक्सपेरिमेंट आर केप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड इन द सिलेंडर इज 10 ml एट 5 minutes, predict the amount of oxygen at 15 minutes। तो 10 ml चूँकि 5 minutes में, अभी थोड़ी सी मैथमेटिकल है कैलकुलेशन, 10 ml इन 5 minutes, तो आप ज़ाहिर है 1 मिनट में निकालेंगे कि वो कितनी है। तो इन 1 minute, ये इसको मैं ऐसे करके लिखता हूँ कि इन 5 minutes कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आएगी इक्वल टू 10 ml। तो इन 1 मिनट कितनी आएगी, वो आएगी ज़रा 10/5, और आगे जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है 15 मिनट्स का। तो इन 15 मिनट्स कितनी आएगी, वो आएगी 10/5 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो 2 × 5 15 यानी 30 ml आ जाएगी। बहुत आसान सा हो गया ये वाला भी। उसके बाद C है, इन द अबव एक्सपेरिमेंट 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टेकन इन द फ्लास्क, हाउ द सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड। अच्छा जी, अब 1 मोलर को प्रिपेयर जो करना है वो कैसे करना है, यानी मोलैरिटी जो है वो अगर हमें पता है और हमने बताना है इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखिए फार्मूला जो मोलैरिटी का हम यूज़ करते हैं वो होता है नंबर ऑफ़ मोल्स
पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ओवर द वॉल्यूम। फॉर 1 मोलर सोल्यूशन तो मोलैरिटी 1 हो जाएगी, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर हो जाएगा ज़रा। तो आपने इसमें से कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज़रा 1 नहीं हो जाएंगे, तो N=mn/V करेंगे तो ये 1 मोल हो जाएगा। तो चूँकि मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो हमें उसके मैसेज ज़रा पता होने चाहिए, यहाँ पे कोई गिवन नहीं है। तो कैपिटल M यानी मोलर मास ऑफ H2O2 ये अब हमने करना है ये आ जाएगा जी 2 + 32 यानी 34 आ जाएगा, 34 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये कैलकुलेशन शो भी करेंगे आप, ठीक है। तो मास रिक्वायर्ड हमने फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ओवर मोलर मास, और यहाँ से हमने मास फाइंड आउट करना है, तो मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर निकाल लिए 1 मोल, तो 1 मोल को आप मल्टीप्लाई कर दें 34 से, तो इसका मतलब है आपको 34 ग्राम्स H2O2 चाहिए, जिसको आप डिज़ोल्व करेंगे टू मेक 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो मैस रिक्वायर्ड पता चल गया, और साथ आपने बता दिया कि ये मैस जो है ये सोल्यूशन बनाने के लिए इतना मैस इस्तेमाल होगा। और लास्ट में है विच एपरेटस कैन बी यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द अबव एक्सपेरिमेंट, तो वाटर बाथ इसके लिए इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर बाथ इस्तेमाल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है दी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट का है, और मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो जो मुझे मिला है इसका सोल्यूशन बायोलॉजी के एक टीचर की तरफ से, मैं एज इट इज़ वो आपको सोल्यूशन जो है वो बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसका देख लें, सबसे पहला पार्ट है एनालाइज द डेटा गिवन एंड इनपुट द एनॉमलस रीडिंग। तो एनॉमलस रीडिंग ये जो कॉलम नंबर B है, इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो करीब करीब हैं। एक एनॉमलस है ये R5, तो आप इसको लिखेंगे 2.5 mm, और फिर साथ बता देंगे कि ये है R5, ठीक हो गया। ये एनॉमलस है, सबसे अलग है इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरप्रेट द डेटा एंड कंक्लूड द मोस्ट इफेक्टिव एंड द लीस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स। तो मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक वो है कि जिसमें जो वैल्यू है वो आ रही है सबसे ज़्यादा, यानी 12.1 आ रही है, तो ये D है मोस्ट इफेक्टिव D। और इसमें है रीज़न क्या है कि इनहिबिशन का जो जोन है वो लार्जेस्ट है, ठीक है, इट हैज़ लार्जेस्ट जोन ऑफ इनहिबिशन। और इसी तरह जो सबसे कम जोन है इनहिबिशन का वो C में है, विच इज़ 2.5, तो स्मॉलेस्ट जोन ऑफ इनहिबिशन, ठीक है, और वही कंट्रोल के इक्वल भी है, इस वजह से वो लीस्ट इफेक्टिव है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन दिस टेस्ट। तो इसका आंसर है टू शो दैट एनी इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज़ कॉज्ड बाय द एंटीबायोटिक एंड नॉट बाय द पेपर डिस्क इटसेल्फ, टू शो that any inhibition of bacterial growth is caused by antibiotic and not by paper disc। ये हो गया इस पार्ट का भी आंसर। ड्रॉ अ बार चार्ट ऑफ द डेटा प्रेजेंटेड इन टेबल 2.1 एंड लेबल इट। तो बार चार्ट के लिए आपके जो एक्सेस हैं सबसे पहले उनको देख लें कि एक एक्सेस पे आपने ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये लिखनी है, ठीक है, ABCDE ये लिखनी है। तो A, फिर BCDE, और इसको नीचे एक्सेस को लिखेंगे कि ये आपने ली हैं एंटीबायोटिक्स, और यहाँ पे आपने लेना है मीन जोन, जो नीचे आ रहा है मीन जोन। और मीन जोन जो है उसकी जो स्केल है वो 2.5 से चूँकि वैल्यूज़ आपकी जा रही हैं 12.1 तक, तो एक बॉक्स को आप जो है वो ज़रा 2 के इक्वल भी कह सकते हैं। तो यहाँ इसको 2 कह दें, फिर इसको 4 कह दें, फिर आगे 6, 8, 10,
एंड 12। तो जो A है उसका मीन है 6.5, तो A का मीन 6.5 है, तो आप एक बार ड्रॉ करेंगे यहाँ तक 6.5 तक। आपके पास प्रॉपर ग्राफ पेपर होगा तो ज़्यादा ये बेहतर बन जाएगी। उसके बाद आगे इसी तरह B का 10.5 है, तो B का 10.5, और फिर C का है 2.5, तो ये ज़रा छोटा बनेगा, 2.5 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 2.5। नेक्स्ट इज़ 12.1, तो ये D है 12.1। एक सेकंड, लाइन टेढ़ी हो गई। ये सबसे बड़ी बार हो गई ऐसे, एंड E है आखिरी आपका 4.7। ठीक हो गया। तो ये आपका ग्राफ भी जो है वो कंप्लीट हो गया इसका। बार चार्ट यानी ग्राफ तो नहीं है ये, दिस इज़ अ बार चार्ट। बल्कि इसमें आप कंट्रोल को भी कर दें, कंट्रोल भी बल्कि प्लॉट कर दें, कंट्रोल एंड में लिख के यहाँ कंट्रोल और उसका 2.5 इसके बराबर ही उसकी भी बार बना दें। ठीक है, ये हो गया। लेबलिंग भी होगी और बार्स भी सारी आपको बना के मैंने दिखा दी हैं। चलें जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग इज़ द डेटा ऑफ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कैरिंग स्टडिंग इन क्लास 12 सेम एज ग्रुप। और फिर उसके बाद कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द डेटा एंड ऑल्सो शो योर वर्किंग। अब यहाँ पे वर्किंग शो करनी है, फिजिक्स में वो नहीं करनी थी, यहाँ पे शो करनी है वर्किंग। ठीक है, तो मीन के लिए आप मीन का ज़रा फार्मूला लगाएंगे। मीन का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो ये आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मीन। तो सारी वैल्यूज़ का आपने कैलकुलेटर के ऊपर सम करना है, यानी पहले आपने तो फार्मूला बताना है कि मीन का आपने क्या फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन के लिए समेशन x ओवर n फार्मूला यूज़ होता है। समेशन मीन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइड बाय n। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ करें अगर कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास आ रहा है 1701। तो आप सम करके बेशक लिख के दिखा दें 1701, और फिर उसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड करें जो कि 10 है। तो 10 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 170.1 सेंटीमीटर, और ये आगे इस्तेमाल भी होगा। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा एंड शो योर वर्किंग। अब उसके बाद आगे स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी अगेन स्टैटिस्टिक्स का एक है वेरिएबल जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका भी आपको फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। तो 2-3 फार्मूलाज हैं। जो आसान वाला फार्मूला है वो है इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और उसके ऊपर n, उसको n से डिवाइड कर दें और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसके लिए भी अगेन आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कॉलम्स बनाने होंगे आपको। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर टेबल बनेगा। जैसे ये टेबल बल्कि बना हुआ है, चलें इसी के साथ मैं यहाँ पर ये चलें मैं ये रब कर रहा हूँ। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए एक और कॉलम चाहिए यहाँ। ठीक है, और उस कॉलम के अंदर मैंने क्या करना है, x माइनस एक्स बार और फिर आगे x माइनस एक्स बार का मैंने स्क्वायर। तो ये आप कॉपी करेंगे एज इट इज़। उसके बाद ये x की वैल्यूज़ हैं, ये सारी हाइट जो है ये x की वैल्यूज़ हैं। आप इधर एक कॉलम बना लें x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो जो मीन आया है यानी 170.1, x में से उसको माइनस करते चले जाएँ। ठीक है, तो x में से 170.1 माइनस करें, 180 में से 170.1 माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह आगे माइनस करके उनकी वैल्यूज़ लिखते चले जाएंगे। तो मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ डायरेक्ट ही। आप 9.9 है पहली वैल्यू, अच्छा जी। उसके बाद दूसरी वैल्यू है 11.9, तीसरी वैल्यू उसके बाद है जी मेरे पास 4.9। नेक्स्ट उसके बाद वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.9, फिर 0.9 के बाद नेक्स्ट आ रही है माइनस में, चूँकि ये 160 है तो 160 में से 170.1 अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस 10.1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के साथ माइनस लिखना है। अच्छा, 172 में से फिर माइनस करेंगे 170.1 तो ये आ जाएगा 1.9, फिर 170 में से माइनस करेंगे 170.1 तो अगेन माइनस में आ जाएगा माइनस 0.1, फिर माइनस में आएगा, कुछ वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा माइनस में आएंगी। अच्छा जी, माइनस 0.1 माइनस 12.1 और नेक्स्ट हैं माइनस 12.1 के बाद माइनस 5.1 और आखिरी है आपकी माइनस 2.1। ठीक है, अब ये आ गया x माइनस एक्स बार। अब जब आप इनका स्क्वायर करेंगे, यानी ये जो इस कॉलम में वैल्यूज़ आई हैं x माइनस एक्स बार की, इन सब का आगे आप स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू खुद बहुत जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आता है। 9.9 का स्क्वायर, यानी सबका स्क्वायर करते चले जाना। ठीक है,
तो स्क्वायर मैं आगे साथ साथ लिख रहा हूँ। ये वैल्यूज़ आ रही है मेरे पास 98.01 आ रही है पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू आ रही है 141.6 आ रही है, उसके बाद 24.01 आ रही है, उसके बाद 0.81 आ रही है, इसके बाद 102.01 102.01 and 3.61, then 0.01 and 146.41, then 26.01 और फिर एंड में मेरे पास आ रहा है 4.41। तो ये मेरे पास x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये जो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है इसका भी, सॉरी यहाँ पे मुझे समेशन करना था, यानी सम ऑफ ऑल ऑफ दिस, यानी ये जो कॉलम आखिर में आया है इस लास्ट कॉलम की सारी वैल्यूज़ को नीचे जाके मैंने प्लस कर देना है, यहाँ पे इनका सम निकाल लेना है। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ का जब मैं सम निकालता हूँ ना, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो मेरे पास आता है 546.9। तो यहाँ पर मेरे पास न्यूमरेटर आता है 546.9 आ जाता है, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 है, तो उसको मैंने 10 से डिवाइड करना है और इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आता है 7.4 सेंटीमीटर। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ठीक हो गया, ये आपका पार्ट 2 जिसमें 3 नंबर हैं। तो ये अगर आपने ये कॉलम ठीक बनाया, कैलकुलेशन ठीक की, तो ये 3 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर्स, ड्रॉ अ बार चार्ट एंड शो दी एरर बार्स। तो स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करें स्क्वायर रूट ऑफ n से, तो स्टैंडर्ड एरर भी आ जाता है। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला लिख लें, इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आ रहा है 7.4, अभी मैंने निकाला, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 2.34 सेंटीमीटर। 2.34 सेंटीमीटर ये मेरे पास आपके पास आ गया ये स्टैंडर्ड एरर। उसके बाद ड्रॉ बार चार्ट एंड शो दी एरर बार्स इज वेल। तो मुझे सिर्फ 2 वैल्यूज़ चाहिए इसके लिए, एक मीन वाली वैल्यू चाहिए और मीन की वैल्यू 170.1 थी। उसके बाद जो एरर था सेंटीमीटर, उसके बाद जो एरर हमने अभी फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट किया था 2.34 सेंटीमीटर, यानी प्लस माइनस 2.34 है ये। तो 170 में 2.34 प्लस कर दें और 170.1 और 170.5 में से 2.34 को माइनस कर दें। तो सबसे पहले तो आपने एरर बार के लिए उसी तरह ये एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आप ले रहे हैं मीन, और नहीं सॉरी यहाँ पे आप ले रहे हैं हाइट, और हाइट की यहाँ पे जो वैल्यू है वो 170.1 है। तो यहाँ तक तो आपकी आ जाएगी मीन हाइट 170.1 तक, और फिर उसके बाद जो एरर बार है वो आपने शो करनी है इससे ऊपर, यानी 170.1 में प्लस करें अगर आप 2.34, तो ये आ रहा है 172.44। तो यहाँ पे ऊपर आप 172.44 पे ये लाइन ऐसे करके 172.44 पे लगाएंगे, और इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे। वो कैसे आएगी, वो 170.1 में से 2.34 को माइनस करने से आएगी। ठीक है, तो ये बन रहा है मेरे पास 169.76। तो ये 169.76 पे है और ये वाली जो है 172.44 पे है। ये मेरी एरर बार ऊपर ऐसे आके आ जाएगी। ठीक है, यानी इसके कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 169.76, और इस अपर जो बार है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 172.44। ये ऊपर एरर बार और ये साथ बार। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया थी ये क्वेश्चन, जिसमें आपने तो आपने ग्राफ्स ड्रॉ करने थे, नहीं बार चार्ट्स ड्रॉ करने थे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन कैलकुलेशन। ये पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके पेपर में। और थोड़ा सा मैथमेटिकल काम था इसलिए ये बेहतर हो गया, मैंने करवा दिया आपको। नेक्स्ट उसके बाद माइनर शुरू हो जाएंगे। फिगर शोज लाइट माइक्रोस्कोप इन विच ओक्यूलर ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर यूज्ड। अच्छा, इसकी वो करनी है, लेबलिंग करनी है। ठीक है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फिगर्स 4.2। ए और बी कहाँ लिखा है, ए और बी तो वैसे मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। अच्छा सॉरी, वो नीचे वाली डायग्राम होगी। ऊपर वाली डायग्राम में अपने करना है ऑब्जर्व द फिगर एंड सेलेक्ट द नंबर्स दैट लेबल द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द सोर्स ऑफ एलिमिनेशन। ये 2 चीज़ें हमने लेबल करनी थी। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो ये है नंबर 9, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है नंबर 9 वाला, और जो सोर्स ऑफ एलिमिनेशन है यानी जो लाइट का सोर्स है वो यहाँ पे आ रहा है, ये एलिमिनेशन का सोर्स है नंबर 13 पे। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ए एंड बी, यहाँ पर आपने करने हैं। तो ए जो है वो मोनोकॉट रूट है,
मोनोकॉट रूट इज़ ए और बी जो है वो डाइकॉट रूट है। ये मुझे जैसे मिला मैंने वैसे बता दिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आगे चलें, आगे है, एक मिनट, एक और क्वेश्चन भी था इसका। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन द टिश्यूज़ ए एंड बी। अच्छा, मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस लिखना है, तो ये आप आई थिंक लिख ही सकते हैं। मोनोकॉट रूट में मैनी जाइलम बंडल्स हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मैनी जाइलम बंडल्स इन द डायग्राम शोन। उसके बाद लार्ज पिच है इसकी, और सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। ये कुछ लिखे हुए। चलें, जो मोनोकॉट और डाइकॉट के जैसा मुझे मिला है मैं वो आपको वैसे ही जो है वो यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ठीक है। दोनों का है चूँकि, इस वजह से मैनी जाइलम बंडल्स मोनोकॉट में हैं, मैनी जाइलम बंडल्स, और ये हो रहा है जी मोनोकॉट के लिए, और डाइकॉट के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं स्टार शेप्ड जाइलम है, यहाँ पर स्टार शेप्ड जाइलम। उसके बाद सॉरी, लार्ज पिथ, और यहाँ पर लिखा हुआ है जी स्मॉल पिथ्स। उसके बाद यहाँ पे है जी सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है और सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर एब्सेंट, और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। ये इनके डिफरेंसेस हो गए जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बस ये एक टेबल है, ये ध्यान में बिठा दें, जो ब्लड ग्रुप है उसको डिटर्मिन करने के लिए बहुत आसान सा है। आपने सबसे पहले देखना है एंटी ए सीरम को, फिर उसके बाद एंटी बी सीरम को, फिर एंटी आर एच सीरम को देखना है। अगर एंटी ए सीरम पॉजिटिव है, यानी क्लम्पिंग पॉजिटिव है, तो ए तो होगा ही होगा। अगर उसके साथ एंटी आर एच सीरम भी पॉजिटिव हुआ तो ए प्लस हो जाएगा, अदरवाइज़ वो ए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह बी के लिए और ए बी के लिए दोनों एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट, और फिर अगर एंटी आर एच सीरम भी पॉजिटिव हुआ तो ए बी पॉजिटिव, वरना ए बी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट नहीं है तो फिर ओ ग्रुप है, और ओ में भी अगर एंटी आर एच पॉजिटिव हुआ तो ओ पॉजिटिव हुआ, वरना ओ नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको सामने कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपने ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, तो क्लियरली देख लें। और सिकंदर एंटी ए सीरम इज़ पॉजिटिव, एंटी आर एच सीरम, जो एंटी आर एच एंटी सीरम है वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसका ग्रुप बनेगा ए पॉजिटिव। इसके बाद मारिया का देखें, एंटी बी जो है वो प्रेजेंट है और एंटी ए एब्सेंट है, और एंटी आर एच एंटी सीरम भी एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये है बी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ एंटी बी पॉजिटिव और एंटी आर एच बी पॉजिटिव, तो ये बी पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें ए पॉजिटिव है और बाकी दोनों नेगेटिव है, तो इसलिए ए नेगेटिव हो जाएगा इसका। तो ये आसानी से इनके ब्लड ग्रुप्स आप बता सकते हैं। ड्रॉ अ जेनेटिक क्रॉस ऑफ सिकंदर्स फैमिली एंड वर्क आउट ऑल पॉसिबल फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स इन देयर चिल्ड्रन। अच्छा जी, इसके लिए सिकंदर और मारिया के ब्लड ग्रुप्स हैं ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो अब इनको एलील्स के साथ लिखते हैं आई ए, यहाँ पे लिखते हैं आई, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं आई बी, और यहाँ लिखते हैं आई। तो क्रॉस करेंगे तो आई ए आई बी यहाँ पे आ गया, आई ए आई बी आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया आई बी आई, उसके बाद यहाँ पर आ गया आई ए आई, और यहाँ पर आ गया आई आई। तो आई ए आई बी, ये तो ए बी हो गया पॉसिबल, यहाँ पर ए बी। अच्छा जी, उसके बाद आई ए और आई ए हो गया जी ए, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, और यहाँ पर दोनों आई एलील्स की वजह से यहाँ पर आ गया ओ। तो पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो हैं ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ओ। ये हैं जी ब्लड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, और 1:1:1 रेशो में हैं ये आउटकम्स, 1:1:1:1। उसके बाद आगे आर एच फैक्टर है, तो फादर का आर एच पॉजिटिव है, मदर का आर एच नेगेटिव है, तो जीनोटाइप आर आर और जीनोटाइप, इसको रब कर देता हूँ पहले, इसको रब करते हैं। तो फादर का चूँकि पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो जीनोटाइप जो है वो होगा
आर आर, और मदर का जो है उसका जीनोटाइप होगा ये फादर और ये मदर, इसका जीनोटाइप जो होगा वो होगा आर इंटू आर। अब उसी तरह करेंगे, टेबल बना लेते हैं आर और यहाँ आर लिखते हैं, उसके बाद आर एंड आर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, यहाँ पर होगा जी आर आर, यहाँ पर होगा जी स्मॉल आर आर, यहाँ पर होगा कैपिटल आर आर, और यहाँ पर होगा अगेन आर आर। तो यहाँ पर हो जाएगा आर एच पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा जी पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा आर एच, और यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर आगे फिर हम अगर देखें तो आर एच ग्रुप्स जो पॉजिटिव आर एच ग्रुप्स की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 50% है आर एच पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी है, 2 हैं इस वजह से 50% इसकी पॉसिबिलिटी होगी, और आर आर की वजह से आर एच नेगेटिव की भी पॉसिबिलिटी जो है वो 50%, दोनों के 50-50% चांस हो गए। ठीक हो गया। तो ये आपने आर एच ग्रुप भी बता दिया, ये आपने ब्लड ग्रुप्स बता दिया, तो 2 नंबर में आपने यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी। आइडेंटिफाई द फिगर 6.1, ड्रॉ इट्स लाइन डायग्राम एंड लेबल इट। तो ये आइडेंटिफिकेशन है जी इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस इन्वॉल्विंग सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। तो टी एस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ testes showing seminiferous tubules। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर temporary slides of plant cells of leaf epidermis to observe under light microscope। यानी इसका एक किस्म का प्रोसीजर ही आपने जो है वो लिखना है। तो इसके पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक एपिडर्मल लेयर लेनी है फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। टेक थिन epidermal layer from lower surface of leaf, और उसके लिए आप फोर्सेप्स यूज़ करेंगे, यूजिंग फोर्सेप्स। उसके बाद आपने प्लेस ऑन ग्लास स्लाइड, and add a drop of water and stain it with iodine। water and stain it with iodine। उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे and put a cover slip over it। नेक्स्ट उसके बाद उसके ऊपर से एक्सेस स्टेन जो है वो रिमूव करके, और फिर उसके बाद उसको अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जर्व कर लेंगे। तो नंबर 3 पे आप लिख देंगे रिमूव एक्सेस स्टेन एंड प्लेस अंडर द माइक्रोस्कोप। ये प्रोसीजर होगा जी उसको प्लांट सेल की टेम्परेरी स्लाइड को प्रिपेयर करने का। तो ये आपका मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन चले ये भी अच्छा ही होगा। ये वीडियो में हमने ये भी देख लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि अभी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना, तो यहाँ आपको ये मैं मॉडल पेपर्स हैं कुछ ये मिलेंगे आपको। एक तो वर्ड के फॉर्मेट में ये सारे मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इन मॉडल पेपर्स के साथ साथ आगे आपको कुछ
पास्ट पेपर्स भी हैं वो भी बीच में डाल दूँगा। कुछ ये हैं, क्वेश्चन बैंक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके SLO से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, याद करने वाला जो कुछ हो सकता है। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक नज़र मार लीजिएगा, ये आपने देख लेने हैं साथ साथ, ठीक है। ये जैसे अभी हमने किए थे चार्ट्स वाले क्वेश्चन, उसके साथ के भी हैं। और फिर पिछले साल का जो बायोलॉजी का पेपर है वो भी मैं यहाँ पे साथ वो भी अपलोड कर दूँगा, वो देख लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक सेंटअप का पेपर भी है, ये काफ़ी सारी फाइल्स हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगर आप इन सबको प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर जो है बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जितनी कुछ मुझे थोड़ी बहुत बायोलॉजी आती थी और थोड़ी सी हेल्प लेकर बायोलॉजी के मेरे फ्रेंड हैं उनसे, मैंने तो उनको रिक्वेस्ट की थी एक वीडियो के लिए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे, तो वरना वो आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझाते थे सारे प्रैक्टिकल्स। बहरहाल ये वीडियो में जो चीज़ें हैं मैंने एक्सप्लेन की हैं थोड़ी बहुत, इनको देखें, कुछ ये मॉडल पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी इंशाल्लाह केमिस्ट्री की भी वन शॉट की वीडियो में बना रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से पहले वो इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज़ PBA, और फिर आगे केमिस्ट्री की भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।